नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 28 नवंबर 2020 की विभिन्न समाचार पत्रों में से खबरों को। तो दोस्तों, यह खबरें एसएससी, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, सीपीओएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। इवन स्टेट सर्विसेज में भी यह आपको मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में आज पहली खबर है दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है, लद्दाख। यह नया केंद्र शासित प्रदेश है जो कि वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया, यानी 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर से अलग हुआ राज्य कह सकते हैं। तो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बना था, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका हूं, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत दो राज्यों में बटा था, केंद्र शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज गॉट द लार्जेस्ट सोलर पावर। देखिए, कल भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात किए थे, उसी का यह बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मेक इन इंडिया पहल आप देख रहे हैं, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत की बात हो, मेक इन इंडिया के तहत, यह पहल के तहत सबसे बड़ी सौर ऊर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश को मिली है? वह है लद्दाख। सीधे प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का जो मिला है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? विच यूनियन टेरिटरी स्टेट? दैट इज, आपको चार ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख दे देगा, अंडमान निकोबार दे देगा। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पूरे लेह में एक उच्च ऊंचाई वाले सबसे बड़ी सौर परियोजना IAF स्टेशन लेह में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, लेह, जैसा कि आप लोगों को पता है, केंद्र शासित प्रदेश अलग होने से लेह कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसमें दो जिले हैं, लेह एंड कारगिल। और जैसा कि आपको पता है कि भारत इसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को भी अपना भाग मानता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम राधा कृष्ण माथुर है। यहाँ से एक सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल काफी चर्चा में आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ की जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ के निवासियों को लद्दाखी कहा जाता है। तो इसके मुख्य नगर क्या होंगे? लेह और कारगिल। और यहाँ की जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, लद्दाखी एंड तिब्बती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सोलर पावर ये करंट है। साथ साथ आपने लद्दाख के बारे में भी जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परियोजना की अवधारणा किसके तहत है? मेक इन इंडिया। यह एनडीए सरकार में फर्स्ट, जो एनडीए 2 चल रही है, एनडीए 1 में ही यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। और साथ साथ यह रक्षा के क्षेत्र के 3 चरणों यानी 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य के रूप में केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सबसे बड़ी स्थापित यह सोलर प्रोजेक्ट है। यह एक 122 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल कौन है? PR चौधरी ने किया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मिग 29। दोस्तों, कारगिल युद्ध में मिग 29 नामक लड़ाकू विमानों ने तहलका मचाया था। कारगिल युद्ध हम लोग इन विमानों के माध्यम से जीते थे। द इंडियन नेवी ट्रेनीज क्रैश्ड इन द अरेबियन सी ड्यूरिंग द MiG-29 एयरक्राफ्ट। तो यह एयरक्राफ्ट मिशन ऑन one pilot has been rescued in the accident and the search of the other one is still। यानी एक को बचाया जा सका है, अन्य एक की तलाश अभी जारी है। तो दोस्तों, यह कहाँ, अरब सागर कहाँ है? इस तरफ है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये भी ध्यान रखना। तो यह अरब सागर में यह विमान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें वहां जो 2 पायलट थे, एक को बचाया जा सका है, दूसरे की खोजबीन जारी है। दोस्तों, यह मिग 29 के अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ
और याद रखना यह रूसी विमान है, रूस की सहायता से प्राप्त विमान है और यह विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य से उड़ान भरी थी और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग न्यूज में भी चर्चा किए थे, मालाबार एक्सरसाइज में यह हिस्सा था आईएनएस विक्रमादित्य। और मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश थे? मालाबार कोस्ट कहाँ है? यहाँ पर है। यहीं पर मानसून दस्तक देता है 1 जून को केरल के तट पर। इसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। तो मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों, इन्हें क्वाड कंट्री भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और दोस्तों पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा इसकी स्पेशलिटी यानी इसकी खासियतें क्या है। तो मिग 29 बीते 35 साल से भारत के जंगी बेड़े का भरोसेमंद साथी रहा है। कारगिल युद्ध में पाक के ठिकानों को ध्वस्त कर पराक्रम दिखा चुका है। यानी 99 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के 15,000 फीट की ऊंचाई पर ठिकाने बना लिए थे, पर मिग 29 से निशाने से दुश्मनों को खदेड़ने में देरी नहीं लगी थी और पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर और चीन से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदमपुर बेस स्टेशन पर मिग निगहबानी में पहले से ही तैनात है और दोस्तों यह 40 साल तक सेवाएं देने में सक्षम है। The MiG-29 is capable of delivering 40 year of service। और दोस्तों यह 90 डिग्री कोण पे टेक ऑफ इज पॉसिबल इन स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल टूवर्ड द स्काई और दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में ही ये टेक ऑफ की क्षमता है। और दोस्तों यह सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस समुद्री कार्रवाई करने में यह सक्षम है। अब बात करते हैं शिक्षा जगत से खबर आ रही है, आईआईटी बीएचयू लॉन्चेस ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम फॉर फर्स्ट टाइम इन कंट्री। दोस्तों देश में पहली बार हो रहा है कि 2 आईआईटी मिलकर एक पीएचडी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे संयुक्त रूप से। इसके लिए कौन कौन सी वो आईआईटी हैं ये ध्यान रखिएगा, सीधे वन लाइनर है। तो आईआईटी बीएचयू और आईआईटी गुवाहाटी, ये ध्यान रखें, दोनों में हस्ताक्षर हुए, दोनों में एमओयू पर बात हुई है और अगले साल जुलाई से एक साथ संयुक्त पीएचडी प्रोग्राम आरंभ हो जाएगा। इस वर्चुअल बैठक में जो बीएचयू के निदेशक हैं प्रमोद कुमार जैन एंड आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर टीजी सीताराम ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया और प्रोफेसर जैन ने बताया कि यह पहला मौका है जब 2 आईआईटी एक साथ संयुक्त पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पीछे नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की भावना है। तो इतना याद रखना, इन दोनों आईआईटी का नाम याद रखना, ये प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोस्तों, शंघाई बिकम्स द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। दोस्तों इस शंघाई शहर का नाम तो सुना ही होगा। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हाल ही में घोषणा की है कि शंघाई दुनिया का सबसे यानी कनेक्टेड सिटी हो गया है, यानी उसमें जो है जुड़ा हुआ शहर है। यानी शंघाई के साथ 3 अन्य शहर जैसे बीजिंग, चेंगदू और ग्वांगझू दुनिया में सबसे जुड़े हुए शहरों के रूप में उभरे हैं। और दोस्तों यह चीन के काफ़ी महत्वपूर्ण शहर भी हैं। इससे पहले लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया में सबसे जुड़ा हुआ शहर था, लेकिन अब यह 8वें स्थान पर आ गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2019 में हांगकांग था, अब लंदन है। पहले नंबर पे 2019 में लंदन था, अब जो है लंदन 8वें नंबर पर है। ये जरूर रैंकिंग देख लेना, ये 2019 की 2020 की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, ऐसे नाम भी याद रखा करिए, सीधे आ जाएगा हीथ्रो मिलान करने के लिए, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह कहाँ है? लंदन दूसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। मध्य पूर्व के देशों ने हवाई संपर्क में 88% गिरावट देखी है। दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका को हवाई संपर्क की 93% की गिरावट का सामना, आप जानते ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कोविड-19। और थोड़ा सा जान लीजिए अबाउट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कह सकते हैं इज ए ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एयरलाइन। इट इज फाउंडेड इन 1945 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में है दोस्तों। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। ध्यान रखेंगे, IATA कहते हैं, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं शाहतूत डैम।
सीधे प्रश्न आ जाएगा कि भारत किस देश में निर्माण कर रहा है। तो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल आप देखिए लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। अभी 3 देशों की यात्रा करते हुए सेशल्स पहुंच चुके हैं। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो यह जो है ध्यान रखना कि जिनेवा डोनर सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि भारत को मैदान नदी, याद रखना मैदान नदी के पार शाहतूत बांध का निर्माण करना है। तो ये मैदान नदी यहीं पर बहती है। शाहतूत डैम देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान में है और मैदान रिवर इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। और काबुल रिवर आप जानते हैं, काबुल जो है अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसे कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। तो कुंभा की एक काबुल की एक सहायक नदी है मैदान नदी। तो शाहतूत बांध का निर्माण काबुल नदी बेसिन पर किया जाना है, जो अफगानिस्तान के 5 नदी घाटियों में से एक है। और बांध देश के काबुल प्रांत के लिए सिंचाई, पीने का पानी उपलब्ध कराएगा दोस्तों। तो इस तरह से भारत अफगानिस्तान में बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वह चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वह पॉलिटिकल सिस्टम हो, यहाँ तक कि वहाँ की संसद तक को उस निर्मित कराया है भारत ने। यही कारण है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी प्रकार के संबंध बहुत प्रगाढ़ है। और यही कारण है कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन दोनों में बहुत दर्द होता है कि आखिर अफगानिस्तान को भारत ऐसी क्या बातें देता है जिसकी वजह से दोनों में इतना प्रेम है। और दोस्तों पहले भी सलमा बांध कई बार आप लोग परीक्षाओं में आया हुआ है। तो सलमा बांध पर भी भारत ने 2016 में बनाया था। इस बांध को भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछ देता कि किस बांध को भारत अफगान मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 2-3 फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन बहुत होता है। वहाँ की इकॉनमी ही अफीम आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। हमारे भारत का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है इंडिया विल स्पेशल प्रायोरिटी टू सेशल्स फाइट विद कोविड-19। दोस्तों हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अब वह पहुंच चुके हैं सेशल्स में। दोस्तों ये सेशल्स कहाँ है? तो भारत से दूर हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का यह एक आइलैंड कंट्री है। इसे रोमांटिक द्वीप कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर द्वीप है और कम पैसे में ही यहाँ घूमा जा सकता है। अगर आप घूमने का मन बना रहे हैं आइलैंड पे, तो सेशेल द्वीप बहुत ही सुंदर द्वीपों में से एक है दोस्तों। तो यह सेशेल्स में भारतीय मूल के राष्ट्रपति वाविल राम कलावन अभी कुछ दिन पहले ही 25 अक्टूबर को ही नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो यह जो है भारतीय मूल के हैं। इनके दादा परदादा बिहार से संबंधित थे, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इससे भारत और सेशल्स के बीच और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी दोस्तों। तो हालांकि भारत ने सीधे बोल दिया है, भारत के जो विदेश मंत्री भी गए हुए हैं वहां पर राम कलावन जी को उन्होंने अपना संदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र उन्हें सौंपा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को उन्होंने बताया कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए की थी। इस तरह से बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात के बाद वह कहां पहुंच गए हैं? सेशल्स पहुंच गए हैं। कौन? हमारे देश के विदेश मंत्री राम कलावन साहब अभी 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति बने हैं। थोड़ा सा सेशल्स के बारे में जान लीजिए। ये देख रहे हैं ना, पूरा ये इंडियन ओशियन है। इसकी कैपिटल है दोस्तों विक्टोरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप है, देख रहे हैं ना। उसके दक्षिण में अगर थोड़ा सा जाएंगे तो मेडागास्कर, ये देखिए यहां पर दिख रहा है मेडागास्कर, यही अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है दोस्तों। और मेडागास्कर की राजधानी एंतानारावियो है। यहीं बगल में थोड़ा सा और जाएंगे तो यहीं पर छोटे छोटे कोमोरोस आइलैंड है, यहीं पर जो है रियूनियन आइलैंड है। हाँ याद रखना, यहीं पर मॉरिशस भी मिलेगा जहां पर भारत के 40% से अधिक लोग भारतीय रहते हैं। और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, याद हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ की कैपिटल विक्टोरिया। याद रखना, प्रेसिडेंट वावेल राम कलावन। सेशल्स रुपीस देख रहे हैं ना, भारत का रुपया। और यह स्वतंत्रता इसको मिली थी कब? ब्रिटेन से 1976 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की। तो दोस्तों यह व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। 10 साल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी यानी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लॉयर, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड इकोनॉमिक्स जेम्स वोल्फेंसन
इनका निधन हो गया है दोस्तों। 86 ईयर ओल्ड थे। तो ये ध्यान रखना, 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर वोल्फेंसन ने 1996 में अत्यधिक ऋणी गरीब देशों की पहल शुरू की थी। दुनिया के 27 सबसे गरीब देशों को ऋण राहत में 53 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि भी प्रदान की थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, वन लाइनर है, फैक्ट। अब बात करते हैं भारत की ही तरफ से। बीबी जागीर कौर बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ एसजीपीसी फॉर द थर्ड टाइम। दोस्तों तीसरी बार इनको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? यह जो है ध्यान रखेंगे, बीबी जागीर कौर जी को। तो यह जो है तीसरी बार बनी है। इससे पहले आप देख रहे हैं ना, 1999 से 2000, 2004 से 2005 और तीसरी बार इनको चुना गया है। तो दोस्तों यह आज जो चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी, विपक्ष की तरफ से जो थे मिट्ठू सिंह काहन का नाम प्रस्तावित था। तो तेजा सिंह जो है हाल ही में हुए वोटिंग इजलास के दौरान एसजीपीजी की तरफ से बीबी जागीर कौर का नाम पेश किया। तो इस तरह से बीबी जागीर कौर और मिट्ठू सिंह काहन दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमति न बनने से वोटिंग कराई गई, जिसमें बीबी जागीर कौर जीत गई। यानी एसजीपीसी में टोटल 191 मेंबर हैं दोस्तों, जिनमें से 5 तख्तों के जत्थेदार, दरबार साहिब व श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य ग्रंथी और 15 जो इसमें होते हैं 15th नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नामित सदस्य होते हैं। एसजीपीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू एसजीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन 170 मेंबर 170 सदस्यों का चुनाव मतदान यानी इलेक्शन कराया जाता है, प्रक्रिया के माध्यम से होता है। हर वर्ष 30 नवंबर से पहले एसजीपीसी के प्रधान और कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों का चुनाव करवाना होता है दोस्तों। तो एसजीपीसी हाउस के सदस्य ही प्रधान और कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं अकाली दल के बादल के हैं। ध्यान रखेंगे, सुखबीर सिंह बादल पार्टी के प्रमुख हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तकें और पुरस्कारों में दोस्तों। यह एक फिल्म है और दोस्तों तमिलनाडु में इस पे कोर्ट में बैन भी कर दिया गया है। जल्लीकट्टू सुना होगा, सांडों की लड़ाई होती है, बुल्स फाइटिंग होती है दोस्तों। और कहाँ विश्व में होती है? स्पेन का खेल है बुल्स फाइटिंग। तो दोस्तों लीजो जोस पेलिसर लाइन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म, ये भी ध्यान रखना ये कौन सी है, पूछ लेगा, मलयालम है, तेलुगु है, हाँ इस तरह से पूछ लेगा। तो यह जो है मलयालम मूवी है, 93rd ऑस्कर जो ऑस्कर अवार्ड के लिए यह कह सकते हैं एंट्री बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर द 93 एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे चुना गया है। और दोस्तों जल्लीकट्टू गुरु 1997 में, एडमंटे मकन अबू 2011 में, इस तरह से 2019 में भी गली बॉय गई थी, लेकिन वह टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई दोस्तों। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। जल्लीकट्टू का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये देख रहे हैं इसमें बना भी हुआ है, यहाँ याद रखेंगे। तो यह इससे बाद में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अन्य प्रमुख स्थानों की मेजबानी में प्रदर्शन किया गया। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। आज ये फैक्ट है, टोटल फीफा रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें जो भारत की रैंक है 104 है, ये ध्यान रखना। 104वीं रैंक है। सबसे टॉप पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है, चौथे स्थान पर इंग्लैंड है, पांचवें पर पुर्तगाल, यूरोपीय चैंपियन पुर्तगाल पांचवें पर है और छठे स्थान पर स्पेन है। तो टॉप 5 कम से कम, टॉप 3 तो आप लोग याद ही रखें। अर्जेंटीना ब्राजील के बगल में ही है, 7वें स्थान पर है। उरुग्वे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये 8वें स्थान पर है। पहला विश्व कप फुटबॉल कब हुआ था? 1930 में। इसकी होस्टिंग मेजबानी किसने किया था? उरुग्वे ही नहीं किया था। और उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो है। और दोस्तों मेजबान भी था और पहला विश्व कप फुटबॉल भी उरुग्वे ने ही जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर 1950 में भी उरुग्वे ने ही विश्व कप फुटबॉल जीता था। मैक्सिको का 9वां स्थान है, अमेरिका 22वें स्थान पर है। इस तरह से एशियाई टीमों में जापान 27 एंड कतर 59 और भारत की रैंक 104 है। फीफा के बारे में, फीफा का लोगो यानी फीफा में आप देख सकते हैं, इसको संक्षेप में FIFA कहा जाता है।
फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ये इसका सिद्धांत है या आदर्श वाक्य कह सकते हैं। इस्टेब्लिश इन 1904, इसकी जो स्थापना कहाँ हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, पेरिस में, जबकि हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसमें 211 सदस्य हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, जियानी इन्फेंटिनो, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में, हम लोग बात करेंगे नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। दोस्तों आज तो ऐसे 28 नवंबर है, लेकिन हमने 27 नवंबर का लिया है दिवस, आज कुछ खास नहीं था, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसीलिए हमने इसे ले लिया है। तो ये पिछले 10 वर्ष से 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि 11वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे वर्चुअल कार्यक्रम में इसका आयोजन किया गया था, ड्यू टू कोरोना, आप जानते ही हैं। और तमिलनाडु को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। भारत में अंगदान हमेशा से ही कम रहा है, लेकिन अनुमान के मुताबिक स्पेन में 35, अमेरिका में 26 की तुलना में प्रति मिलियन आबादी में केवल 0.65 ही दान देते हैं, सोचिए। तो इस तरह से काफी जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंगदान दिवस के अवसर पर दान के लिए आह्वान किया है कि लोग जो है अपना अंग दान करें, जिससे कि दूसरे को इससे मदद मिल सके। और दोस्तों विश्व अंगदान दिवस, ये भी ध्यान रखना, 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। अब बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों जैसा कि लगभग रोज एक देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अर्जेंटीना की कर चुके, कनाडा की किए, आज हम ब्राजील की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। ब्राजील का नाम, वहां पर एक पेड़ पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम ही है ब्राजील वुड। उस पेड़ का नाम है, उसी के नाम पर इस देश का नाम ब्राजील है। और दोस्तों ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, यानी पिछले 150 वर्षों से फर्स्ट रैंक पर है। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉफी के बागानों को वहां पर फजेंडा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, फजेंडा, याद रखना, फजेंडा कहते हैं इसे। और वहां का जो सेंटोस शहर है, सेंटोस पोर्ट है, उसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर साओ पोलो सिटी है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है, उसे ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसे कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कॉफी मार्केट के नाम से। और इसके बीच के जो रेल मार्ग है, इसे कॉफी रेल मार्ग, किसके, साओ पोलो और सेंटोस के बीच के रेल मार्ग को कॉफी रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। याद हो जाएगा दोस्तों। गन्ने के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन दोस्तों चीनी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो नई गाड़ियां बन रही हैं, 92% व्हीकल यूज एथेनॉल, यानी गन्ना का प्रयोग एथेनॉल किया जाता है बायोडीजल में, बायोडीजल में उसको परिवर्तित किया जा रहा है। यही कारण है कि वहाँ चीनी के उत्पादन प्रथम स्थान नहीं है, भारत का प्रथम स्थान है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 1808 में रियो डी जेनेरो, इसकी कल्चरल कैपिटल भी है दोस्तों। इवन जो है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, यह ब्राजील की भी कैपिटल है। तो पुर्तगाल की राजधानी थी, सोचिए, यूरोप के बाहर स्थित होने वाली पहली यूरोपीय राजधानी रियो डी जेनेरो थी। तो ध्यान रखना कि ब्राजील पर जो आधिपत्य था, ब्राजील पर कॉलोनी थी, वह पुर्तगीज की थी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी वॉल्यूम के आधार पर लंबी में दूसरी कहलाएगी, ध्यान रखिएगा, नील नदी, नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, या कह सकते हैं वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। दोस्तों जैसा कि बताया कि पेरू से प्रवेश करती है, पेरू के लेगो वेलफोरा से निकलती है। इसका मैक्सिमम से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस देश में बहती है, तो ब्राजील में यह बहती है दोस्तों। और देश का जो राष्ट्रीय पेय है, अब सोचिए, कॉफी उत्पादन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां का जो राष्ट्रीय नेशनल ड्रिंक है, उसको कहते हैं कैपिरना। ये जो है CAIPIRINA
NHA, ध्यान रखें, जो कि गन्ने की शराब होती है। शुगर केन से यह शराब बनाई जाती है। इसमें आइस, शुगर और नींबू डाला जाता है निचोड़ करके। यहाँ पर खूब लोग पीते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य हैं। रियो डी जेनेरो 2016 में ओलंपिक गेम, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पहला ऐसा देश है ब्राजील जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। दोस्तों ब्राजील में मतदान की न्यूनतम उम्र 16 साल है। जैसे अपने यहाँ 18 साल, पहले 21 साल थी, फिर 18 की गई थी कि नहीं? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 61वें 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1989 में, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो उन जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। और ब्राजील में वोट देने का अधिकार, याद रखिएगा, वहां पर राइट टू वोट, वोट देना जरूरी है। अगर वोट नहीं देते हैं वहां पर तो वहां पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वहां वोट देने का अधिकार अनिवार्य है, कंपलसरी है। और दोस्तों ब्राजील के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं। वहां के हर शहर में एक ना एक फुटबॉल स्टेडियम आपको जरूर मिलेगा। और ब्राजील विश्व का सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है 5 बार दोस्तों। और ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने बताया ना, विश्व में सबसे अधिक पुर्तगीज अगर कहीं पाए जाते हैं तो ब्राजील में ही पाए जाते हैं। करेंसी वहां की ब्राजीलियन रियाल है। एक ब्राजीलियन रियाल मतलब इंडिया के 20 रुपए के बराबर होता है। और याद रखना दोस्तों, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देशों को स्पर्श करता है, यानी सब देशों को वह टच करता है। सिर्फ 2 है, चिली, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, चिली इसको कहते हैं, जिसकी कैपिटल है सैंटियागो, एंड इक्वाडोर जो कि इक्वेटर से गुजरता है। तो इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। यही 2 कंट्री को ब्राजील टच नहीं करता है, नहीं लगभग सभी साउथ अमेरिकन कंट्री को टच करता है। और दोस्तों ब्राजील के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आइए इसे थोड़ा मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ब्राजील है, इसकी कैपिटल दोस्तों ब्रासीलिया है। यहाँ पर यह भौतिक मानचित्र है। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये टच कर रहा है कि नहीं? सूरीनाम कर रहा है। फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल काइने है। सूरीनाम की पारमारिबो है। गुयाना की जॉर्ज टाउन है। वेनेजुएला की कराकस है, यहीं पर बता चुका हूं, मराकाइबो लेक है। यह कोलंबिया देश है जिसकी राजधानी बोगोटो है। यह पेरू है जिसकी राजधानी लीमा है। और यह बोलीविया है जिसकी राजधानी लापाज है। और यह पराग्वे है जिसकी कैपिटल असुंसियन है। और यह अर्जेंटीना भी स्पष्ट है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और यह उरुग्वे है जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, चिली बच गया और इधर जो है इक्वाडोर, यही विषुवत रेखा पर ही है। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा पूरा मैप नहीं लिया है तो इक्वाडोर चूंकि टच नहीं करता इसलिए उसका मैप नहीं डाला। तो 2 ही ऐसे देश हैं। और ध्यान रखना, ये देख रहे हैं ना, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों को काटती है। तो यह ब्राजील और विश्व का 5वां एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। इवन जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर था, लेकिन अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें यह 6ठे स्थान पर चला गया है दोस्तों। ये ध्यान रखना, ब्राजील का जो सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, दोस्तों हमने बताया था ना, यहां पर है, इसी सेंटोस के बीच में रेल मार्ग है। तो साओ पोलो को ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ये सेल्वाडोर है, अराकाजू है, यहीं पर आप देखोगे रेसीफे शहर है। तो रेसीफे शहर मानचित्र में देखना, तो रेसीफे शहर गन्ना पोर्ट, सुगर केन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये देख रहे हैं ना, ब्राजीलिया कैपिटल है। रियो डी, देख रहे हैं, पोर्ट एलेग्रे। ध्यान रखना दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं। रियो डी जेनेरो, क्यूरितीबा, ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं किसके? ब्राजील के। इसी तरह से बेलो हरजोंटे, मिनास गेरास, ये सब मिनास गेरास लौह अयस्क के लिए जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील नेब्लिना है, 3014 मीटर ऊंची है, ध्यान रखना। और इसका इटापू बांध, इगासू बांध, यहाँ पर ये डैम है। और ब्राजील माटो ग्रासो, घास के मैदान, अमेजन के रेन फॉरेस्ट, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ के विषुवत रेखी वर्षावन को
विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये मनुआस शहर है, यह नदी पत्तन है, देख रहे हैं ना, एकदम अंदर स्थित यह शहर है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अमेजन नदी जा रही है। और इस यहाँ देख रहे हैं ना, बेलो हरजोंटे बताया था, साओ पोलो बताया था, क्यूरितीबा बताया था, रियो डी जेनेरो कल्चरल कैपिटल है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सारे शहर हैं। फोर्टेलेजा, यहाँ पर पहली बार नरेंद्र मोदी जब गए थे तो बैठक में भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे। और ये देख रहे हैं ना, यहीं पर अमेजन नदी जाके अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कैंपोस कहा जाता है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, कैंपो लिखा हुआ है, कैंपोस कहा जाता है। यहाँ के जंगल को सेल्वास का जंगल कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से यह इतने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में। आप लोगों में जो उत्तर देने वालों में आज हैं, सब लोग सुदीक्षा, सलियान, भक्ता, ये लोग क्लास में भी खूब उत्तर दिए हैं। मिली, वैष्णवी, विक्की, मुस्कान शेख, संजय नेगी, सोनिका खंडेलवाल, आयुषी बहल, श्रुति श्री, प्रवीण कुमार, इन सब लोगों ने आज उत्तर दिया है। और विश्वजीत कुशवाहा, आज थोड़ा कम लोगों ने उत्तर दिया है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे तो और ज्ञान रंजन साहू, सूरज उपाध्याय, सौरभ चौधरी, सनी, इन सब लोगों ने बहुत ही समय पर, कह सकते हैं बहुत जल्दी, सत्य प्रकाश यादव, संतोष कुशवाहा, इन सब ने उत्तर दिया है। देखिए, इस वीडियो को याद रखिए कि ये जो आप लोग रोज सुनते हैं, संडे को ध्यान रखिए कि आप इन सातों वीडियो को सुनिए। यानी संडे को सातों वीडियो को एक साथ, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30 मिनट का है। तो 30 मिनट का है तो ये कह सकते हैं, तो 30 + 30 इस तरह से 6 दिन में हो गया 3 घंटे। तो आपको संडे को रिवीजन सेक्शन यानी 70 क्वेश्चन आपके पास होंगे, साथ में इन वीडियोस को सुनिएगा। तो ये काफ़ी आपको मदद करेंगे दोस्तों। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आपका हर महीने का हिसाब किताब, यानी आपका इनपुट और आउटपुट क्या दिया, तो अब जैसे कि ताज़ा ताज़ा रहता है। तो अब आप क्या करिए कि पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस क्या करना, हफ्ते भर का पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखना कि ये 70 क्वेश्चन में आप कितना सही मार रहे हो, फिर उसके बाद न्यूज को सुनना, अगर गलती से भूल जाओ तब, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और ये सबसे एक रोज डेली आदत डाल लीजिए कि 25 25 25 एंड 25, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस एक नियम बना लीजिए। पर डे एक वॉच रख लीजिए और पर डे एक आदत बना लीजिए कि हमें प्रैक्टिस करना ही करना है। आप एक बार स्टडी करना भूल जाइए, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर आपके टेबल पर होना चाहिए प्यारे बच्चों, या ऑनलाइन जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिस पर डे करिए आप, ये ध्यान रखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज गॉट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग 29 इज ए फाइटर एयरक्राफ्ट टेकन फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से लिया गया है लड़ाकू विमान? है फ्रांस, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? नेक्स्ट है, विच टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर ज्वाइंटली लॉन्चिंग पीएचडी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार किन दो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी बीएचयू या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी चेन्नई या आईआईटी बॉम्बे? इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोकेटेड? मॉन्ट्रियल कनाडा, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लंदन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन समझ में आया ना? ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, याद रखना, वेल्स एंड लंदन 3 आता है, और नॉर्थ आयरलैंड को मिला देते हैं तो यूके बन जाता है, एंड रियो डी जेनेरो ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द शाहतूत डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा शाहतूत बांध का निर्माण
किस देश में किया जा रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भूटान? मैदान रिवर पर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स किस महाद्वीप का द्वीपीय देश है? यह मतलब कह सकते हैं कि यह द्वीपीय आइलैंड कंट्री है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगी? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट? नेक्स्ट है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बीबी जागीर कौर को, मिट्ठू सिंह काहन को, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को या नवजोत सिंह सिद्धू को? नेक्स्ट है, 93 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज एन इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर द 93rd एकेडमी अवार्ड? गुरु, ये 1990 से, मैं सारा आंसर नहीं दूंगा। जल्लीकट्टू होगा, एडमिंटे मक्कन अबू है या गली बॉय है? ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या 28 नवंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगीज एंड ब्रिटिश? तो इन 10 का उत्तर आप लोगों को तेजी से देना है। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।